अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच। असां हिन वक़्तु गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे अंदरि जेको सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको अदालती बहरान आहे, जिते हिकिड़े मख़सूस जज साहिबान जो जेको हिकिड़ो नुक़्ते नज़र आहे उहो सॼी सुप्रीम कोर्ट जे मथां हावी थींदे नज़र पियो अचे। अॼु बि असांखे उहो नज़र आयो। कल्ह तव्हांखे असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में डिबेट कई हुईसूं त जेको काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो नोटिफिकेशन निकिरी चुको आहे, अपकमिंग जेको आहे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जे लाइ 17 सेप्टेम्बर ते हू जेको आहे पंहिंजे उहिदे जो हलफ़ खणी कार्रवाई पंहिंजो कमु शुरू कंदा। पर उनखां पहिरियों जेको आहे जेका डिवाइड असांखे नज़र आई केतिरे अरसे खां वठी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि, उहा अॼु बि नज़र आई। छाकाणि त अॼु जेका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिकिड़ी 9 रुकनी बेंच ठाही हुई जंहिं अॼु समात शुरू कई, ऐं उन 9 रुकनी बेंच जे अंदरि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस अफ़ज़ल सईद साहब जेके आहिनि उहे मौजूदु हुआ। पर उन जॾहिं उहा जेकॾहिं बेंच अची वेठी त उते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चयो त जेसि ताईं सुप्रीम कोर्ट जे प्रोसीजर्स जे हवाले सां जेको अदालत जेको कानून असेंबली जो पास थियल आहे, अदालत जेसि ताईं उन ते फ़ैसिलो नथी करे। छाकाणि उनमें बेंचुनि जी जेका जोड़जक जे हवाले सां तजवीज़ ॾिनी वई आहे त जे बजाए जो चीफ जस्टिस बेंचूं ठाहे 3 सीनियर जज जेको आहे बेंचुनि जी जोड़जक कंदा, उहो जेसि ताईं उन ते अदालत जो फ़ैसिलो नथो अचे तेसि ताईं जेके बि बेंचूं आहिनि उनखे हू बेंचूं तस्लीम ई नथो करे। तंहिं करे हू हिन बेंच खे बि बेंच तौरु तस्लीम नथो करे, तंहिंजे लाइ हुन ते नथो वेहे। इहा जॾहिं हुन पंहिंजा रिमार्क्स ॾिना, उनखां पोइ हिकु ॿिए सीनियर जज जेको आहे उन बि उनजी सपोर्ट कई, जंहिंखां पोइ उहा बेंच जेका आहे टुटी वई ऐं उनखां पोइ उहा तारिक मसूद साहब ऐं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खे अलहदा करे बाक़ी 7 रुकनी बेंच जोड़े उन जी कार्रवाई अॻिते वधाई वई। गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां हस्ब रिवायत शाहीन कुरैशी साहब मौजूदु आहिनि ऐं कोशिशि कयूं था त असां पंहिंजो मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी सीनियर कानूनदान आइनी कानूनी माहिर उन सां बि राब्तो कयूं। जी कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आज हुआ है? कल लग रहा था जो कल मैंने यासीन आज़ाद साहब से भी बात की कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद शायद ये जो डिवाइड है ये अब उसमें कुछ ठहराव आए, लेकिन लगता है कि बंदियाल साहब के पास ये जो 2-3 महीने हैं वो उसमें इस डिवाइड को मज़ीद गहरा करके जाएंगे। जी, जिस तरह से आज का उन्होंने किया है कि वो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के कहा है कि आप आ जाएं रोस्टम पे तो फिर मैं बात करूंगा। तो उसमें जो है उन्होंने यही कहा कि रात को 8 बजे जो है पता चला है, और उसके बाद जो है जो सबसे आखिरी केस था जस्टिस जवाद ख्वाजा का दरख्वास्त जी जो आई थी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, यही कि सिविलियन का केस जो है फौजी अदालत में ना चले, जबकि उन्होंने ये कहा कि उसको पहला नंबर लगा दिया गया, जबकि पीटीआई के सरबराह की जो है दरख्वास्त सबसे पहली थी। और इस तरह ही सीक्वेंस उलट कर दिया गया कि पहले जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त लगा दी, फिर एतजाज साहब की लगा दी, तो इस तरह मतलब है, और फिर रात को 8 बजे बता दिया। तो उन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया है हमारे लिए, तो हमारे इल्म में नहीं था कि जब जो है बंदियाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इनसे रब्ता किया जो है नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि भी आप क्यों नहीं बेंचेस में आ रहे। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है उस पर स्टे दे दिया है, सबसे पहले वो होगा। और आज उन्होंने क्लियर भी किया कि उनका मौक़िफ़ शुरू से यही है कि जब तक वो 3 सीनियर जजेस जो हैं कानून बन जाने के बाद बेंचेस की तश्कील नहीं करते, तो आज के बेंच को जिससे वो उठकर गए और सरदार तारिक साहब उठकर गए, उन्होंने कहा आज का भी जो है वो कानून के खिलाफ है और गलत जो है वो बेंच है। तो कहने का मकसद है कि मामला तो और आगे बढ़ गए और ख़राब हो गए कि तासुर तो जो है ये जा रहा था कि वो आखिर के अंदर तर्ज़ अमल जो है बंदियाल साहब का जो है कोई मुस्बत होगा, अब नहीं नज़र आ रहा। देखिए, ये हमें नहीं पता कि जो है फ़ाइज़ ईसा साहब ने 5 सफ़ों का जवाब उनके ख़त का लिखा, और जिनमें ये दलाइल ज़ाहिर है ये तो उन्होंने 2-3 जुमले कहे हैं। और मुझे तो हैरत है कि अगर
جو ہے نامزد چیف جسٹس اگر ہیلو جی سر جی ہاں اگر یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کی کیا وقت رہ گئی ہے، کیا ویلیو رہ گئی، وقت کا لفظ انہوں نے کہا تھا نا میں آج اردو میں بات کروں گا، اور انہوں نے سابق رجسٹرار عشرت علی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے ان کا نوٹ جو ہے اتار دیا، لگا ہوا تھا جو سپریم کورٹ کی سائٹ پہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ توہین آمیز کیا طرز عمل ہو سکتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا طرز عمل دیکھیے، اور خاص طور پہ جو وہ انہوں نے وہ جج صاحب جن کے خلاف ریفرنس ہے اور ان کو ڈالنے کا کیا مقصد ہے، تو ان کو ڈال دیا۔ اچھا آپ قریش صاحب لائن پہ رہیے گا، یہ سینئر قانون دان ہیں، اپنا آئینی اور قانونی ماہر ہیں راجہ عبد الرحمان صاحب، ان سے بھی معلوم کرتے ہیں۔ راجہ صاحب خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ آپ اس ساری صورتحال کو جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کافی عرصے سے بنی ہوئی، اس کا آج بھی ہم نے دیکھا بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ تھی خبر گرم کہ غالب سے اڑیں گے پردے، دیکھنے ہم بھی گئے یہ تماشا نہ ہوا، تو جو کچھ آج ہوا ہے وہ تو آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے وہ ہے کہ سویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے آرمی کورٹ میں۔ اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے، وہ اندر کی جو ہے وہ بہت کھل کے آگے آگے جو تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ تو بات اب واضح ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آج انٹرم ریلیف تو نہیں ملا پٹیشنر، اور پٹیشنر جو ہیں ایکس فارمر ریٹائرڈ چیف جسٹس جواد خواجہ اور سینئر قانوندان اعتزاز حسن سمیت جو بہت دوسرے دیگر افراد ہیں سول سوسائٹی کے، ان کی پٹیشن جو ہیں وہ اب کل 9:30 بجے تک کے لیے انہوں نے ملتوی کر دی ہیں، اور اس میں مجھے اجازت دیں گے میں سوال کروں محترم؟ جی جی سر ضرور کریں، قریش صاحب کر سکتے ہیں۔ آرمی کے جو عدالتیں ہیں، کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ راجہ صاحب یہ شاہین قریشی صاحب ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ راجہ صاحب شاہین قریشی صاحب سوال کر رہے ہیں۔ محترم رائے صاحب، آپ کی بڑی آئینی اور جمہوری جدوجہد کا میں وٹنس ہوں، اور میں نے کئی دہائیوں تک آپ کی جدوجہد دیکھی ہے اور میں آپ کا قدردان ہوں، لیکن میرا سوال تو بنیادی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کا جو بینچ ہے وہ بن گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق صاحب کو آج اس میں بٹھا لیا گیا کہ بھئی وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ ڈیموکریٹک سٹانس لیں گے، لیکن اس سے پہلے تو نہ فل بینچ پہ کبھی جو ہے بندیال صاحب ایگری کرتے تھے، اور یہ بات وہاں پہ بھی ہوئی جب کھوسا صاحب نے، لطیف کھوسا صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ جی یہ 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، تو اس پہ سردار طارق صاحب جو تیسرے سینئر موسٹ جج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب یہاں پر بحران تھا اور عوام کے ایشوز تھے، تو جب تو کسی کو ہوش نہیں آیا کہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی برباد جہاں ہو چکی ہے، جہاں ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، جہاں جو ہے گروہ بندی ہے، جہاں بینچوں کی تشکیل کو کوشچن کیا جا رہا ہے، جہاں پوری سول سوسائٹی، بار ایسوسیشن تمام اور سیاسی اور جمہوری قوتوں بشمول پی ٹی آئی کے سربراہ کے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بٹھا دیں، لیکن اس میں تو بندیال صاحب فل کورٹ نہیں بٹھاتے، تو جب ایک کریڈیبلٹی کا بحران ہے، اور جو ہے یہی چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے ریفرنس کو سنا۔ جی قریش صاحب پوچھتے ہیں، راجہ صاحب کی ایکسپرٹ رائے معلوم کرتے ہیں۔ جی راجہ صاحب دیکھیے، شاہین قریش صاحب نے بڑا مدلل جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے، اس میں یہ پریروگیٹو ہے جو آج تک کا قانون ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا۔ اب یہ جو ہے ریفیوز کرنا فرام دی بینچ کہ میں نے بینچ پہ نہیں بیٹھنا، یہ جج کا
ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. وہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی وجوہات ہے وہ لاؤڈ تھنکنگ ہے, دماغ ہے. وجوہات تو امپورٹنٹ ہے مائی ڈیئر. جی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم ہے, اور جو انہوں نے ترامیم کی, جو انہوں نے قانون بدلا ہے اس کے مطابق کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جہاں تک یہ کیس بھی سپریم کورٹ امپورٹنٹ ہے نا. یہ کیس تو قریشی صاحب راجہ صاحب کی بات پوری سن لیں. قریشی صاحب راجہ صاحب کی بات پوری سن لیں پہلے. جی راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ تو پہلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہوا ہے. اس قسم کی ماضی میں سپریم کورٹ کے اندر تقسیم نہیں ہوئی. تو اب یہ ہے کہ 2 ججز جو ہیں وہ ریکیوز کر گئے, چلے گئے. 9 میں سے 7 ججز جو ہیں وہ کل صبح 9:30 بجے کیس کو سنیں گے. اور اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں تو گنجائش کوئی نہیں ہے جی فوجی عدالتوں فار دا ریزن. راجہ صاحب فوجی عدالتوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو آج مسئلہ ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں جب 9 رکنی بینچ بنا, 2 پہ اعتراض آیا, پھر جو ہے اپنا جج صاحبان نے اس سو ووٹوں کے خلاف اپنے ڈسینٹ نوٹ دینے شروع کیے. وہ پھر 7 پہ آ گیا, 7 سے پھر 5 پہ آ گیا. وہ ہم نے دیکھا وہ سارا پروسیس جو اس طرح بنا, اور اس کے بعد پھر آخر میں آیا کہ یہ 2-3 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے. یہ سارا کنٹروورسی ہم نے دیکھی کہ بینچز کے بنانے کا معاملہ بہت عرصے سے اس موجودہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے. کتنے اہم فیصلے ہوئے جس میں جو اپنا سینئر پیونی جج صاحب ہے اور باقی جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا. ان کو اس طرح نظر انداز کیا, آپ نے دیکھا کہ وہ مندوخیل صاحب نے تو اتنا کہہ دیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا فیصلہ لکھوانے کے لیے, مجھ سے کنسنٹ تک نہیں لیا گیا. ہماری جوڈیشری کا مجموعی طور پر جو کنڈکٹ ہے, اب یہ صرف فوجی عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت تو ہم ہماری اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے موجودہ روش جو ہے اس کنڈکٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, یہ obviously ابھی بہت ضرورت ہے. اصلاح کی گنجائش تو خیر ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اسی ادارے کے ساتھ ہی آپ نے خلق خدا کو انصاف لے کے دینا ہے اور چلنا ہے. تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر وہ پنجاب کا جو اسمبلی کا الیکشن ہے وہ ان کا آرڈر جو ہے وہ بھی تو ابھی نیدر ہیئر نار دیر. تو پھر ایسے نتیجے تو اب دیکھیں نا, اس میں بھی آپ نے دیکھے کتنے بارس کے لوگ, اپنا سینئر قانوندار نے کہا وہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ آپ کہیں کہ وہ جب تسلیم ہی نہیں ہوگا, جب کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو اس پہ سزا کس چیز کی. آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے, سزا بھی دے رہے ہیں, تو اس پہ تو کافی اپنا ایک ہماری جو اپنا جو لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی. پارٹیزن کا بھی الزام لگا ہے. جی سر راجہ صاحب. جی, بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, جو ابھی ریسنٹلی جو خرابیاں سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دیکھی ہیں, اس میں نہ بھولیے فضل الرحمان بھی سامنے کھڑا ہو گیا ہوا تھا مجمع لے کے, اور وہ للکار رہا تھا. جیسی مریم نواز جو زبان استعمال کر رہی تھی, وہ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے ساتھ. راجہ رحمان صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں سائنس کا بھی طالب علم ہوں اور سوشل سائنسز کا, تو ہمارا میتھڈ ہوتا ہے کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا 1 سال کے دوران کیا طرز عمل رہا ہمارے جو ہے سپریم کورٹ کا, اور فضل الرحمان صاحب کب جلوس لے کے سپریم کورٹ کے باہر آئے. یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں, لیکن ہم اگر ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے تو اس تناظر میں باتیں اس طرح غلط ہو جاتی ہیں کہ جس طرح آج ریکیوز نہیں کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سردار طارق نے, انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں ہے کہ اس میں شامل نہیں رہ رہا, میں شامل ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بینچ بنانے کے لیے قانون بدلا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز مل کر بینچ
तश्कील करेंगे, आपने उस पर स्टे दे रखा है। तो ये एक, और जब तक आप ये फैसला नहीं करते, मौजूदा बेंच जो आप वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बात करना चाहते हैं, उन्होंने तो ये भी कमेंट किया है कि जब तक ये इंक्लूडिंग ये वाला बेंच जो है गैर कानूनी है, तो ये मामलात को हम अगर नजरअंदाज करके चले जाएं, कल को वो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस होंगे और जो सरदार तारिक हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं, तो कहने का मकसद है कि ये तजादात कब तक चलेंगे, इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। मैं कहता हूं कल को यही बेंच कह दे कि भाई आप जो है ना चलाएं जो है फौजी अदालतों में, या कह दें चलाएं, जो भी फैसला हो, मेरा आपका तो नहीं होगा, वो जजी इसका फैसला होगा, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी अगर इस तरह से तकसीम दर तकसीम हो या सेलेक्टेड या हम ख्याल बेंचेस बनने का जो इजहार अवामुन्नास के सामने आ रहा है। जिस तरह जो है 60 केसेस के अंदर जो ट्रायल हुए हैं उनके अंदर जो है मखसूस किस्म के जजेस इंक्लूडिंग सरदार तारिक और काजी फायज ईसा नहीं बिठाए गए, तो सैंक्टिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी तो सवाल है ना। अवाम का अगर सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं रहेगा तो अवाम को आप कौन सा जो है वो दिलवाएंगे। देखिए ये अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जी सर इतना ज्यादा प्रो एक्टिव जो अदालती रोल है कि उनके अंदर जमानतें ना होने वाले केसेस की भी पेशगी कर दी जाएं, तो फिर क्या इदारे और हुकूमतें इसका। अच्छा, मैं भी कुछ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कुरैशी साहब, मैं भी कुछ उसमें ऐड करना चाहता हूँ। राजा साहब, इस कुरैशी साहब की इस बात के अलावा आपको याद होगा कि एक 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा थे, और उसने बेंच ने फैसला दिया था कि सुओ मोटो के सारे केस बंद कर दिए जाएं, क्योंकि वो उसके हवाले से उसका फैसला था, वो रजिस्ट्रार के नोटिफिकेशन के थ्रू उसको ख़त्म किया गया था, जिसकी बाद फिर जस्टिस फायज ईसा ने एक ख़त लिखा था कि रजिस्ट्रार तो क्या चीफ जस्टिस भी खुद ये ख़त्म नहीं कर सकता किसी भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को। तो ये कंडक्ट हमें, जो क्रोनोलॉजी की बात कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, कि इस कंडक्ट के साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जी राजा साहब, अब आपसे तफसीली आप जवाब चाहते हैं। काफी ढेर सारे सवाल जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और इत्मीनान से सुनिए। बात ये है कि जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया है बेंच का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने जो मर्जी कमेंट्स दिए हैं, उनके तमाम कमेंट्स का जवाब बाकी 7 रुकनी बेंच देगा। ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। जहां तक वो कानून है वो भी चैलेंज हो गया हुआ है, उसमें स्टे कर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें अल्टीमेटली जो है काजी फायज ईसा साहब 17 सितंबर को ओहदे का हलफ ले लेंगे एज ए चीफ जस्टिस। तो एक चीफ जस्टिस और एक जज, so far as his routine is concerned, there is no difference. फर्क नहीं होता कि एक चीफ जस्टिस है, उसका कहा हुआ जो है वो कोई बड़ी बात है या दूसरा जज जो है, बल्कि वो अब मेजॉरिटी जो है जो फैसला करेगी दैट विल प्रिवेल। वो जो जजमेंट है 3-4 वाला जो रोला था, वो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा जजों के सामने खड़े हो जाएं, बिल्कुल उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें बहुत सारी, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी कहें, मैं तो अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, कानून की बात कर रहा हूँ। मैं कानून के हवाले से आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है। अभी ये जो केस चल रहा है, लीगली एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। एतराज ये है कि जी चूंकि वो ये बेंच की तश्कील पर तो एतराज है जी, इस बेंच की तश्कील पर 2 सीनियर जजेस को एतराज है। तो लेकिन मैं इससे भी आगे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक वक्फा लेना है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों हजरात मेरे साथ रहें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस मामले को हम आगे डिबेट इसको आगे ले जाते हैं। शाहीन कुरैशी साहब और राजा साहब आप साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्फे और टूटा वक्फे का प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन नेटवर्क प्रोग्राम जिस सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि फ़ौजी अदालतुनि जे हवाले सां सिविलियन जो केस हलणु घुरिजे या न हलणु घुरिजे उन हवाले सां जेका बेंच जोड़ी वई उन बेंच ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब जस्टिस तारिक साहब जेको आहे उहो उन्हनि एतिराज़ु कयो। उन्हनि चयो त हीअ बेंच तेसि ताईं उनखे हू बेंच तस्लीम नथा कनि जेसि ताईं सुप्रीम कोर्ट जे प्रोसीजर ऐं उनजो जेको बिल आहे जेको पार्लियामेंट पास कयो आहे उन ते स्टे ॾिनल आहे उनजो फ़ैसिलो थी वञे, छाकाणि त उनमें जेको आहे बेंचुनि जी जोड़ जक जे हवाले सां हिकिड़े नए तरीक़ेकार ते कानून साज़ी थी चुकी आहे, उन खे सुप्रीम कोर्ट रोकी वेठी आहे। तंहिं करे उन ते फ़ैसिलो अचे उनखां पोइ जेको आहे जेके बेंच ठहंदा उन ते उहा ॻाल्हि ॿोल थींदी। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। गुफ़्तगू खां सां गॾु जेको आहे मुल्क जा मारूफ़ पंहिंजो सीनियर साफ़ी शाहीन कुरैशी साहब ऐं राजा साहब जेके मुल्क जा राजा अब्दुर्रहमान साहब जेके मुल्क जा मारूफ़ कानूनदान आहिनि उहे असां सां गॾु हुआ। गुफ्तगू हलंदड़ हुई। राजा साहब आपकी तरफ ही आते हैं क्योंकि हमने काफ़ी बात कर ली है। जो इस वक्त का जो मंजरनामा है और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं चीज़ें कि अब कल तक तो दूसरी सूरत हाल थी, लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस है और एक जो है वो नामजद चीफ जस्टिस है। उन दोनों के दरमियान जो अपना एक कानूनी नुक्ता निगाह से चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया है वो बिल्कुल हमें काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है वो नज़र आ रहा था, अब तो वो आ गया है सामने। अब जब हम ऐसी सूरत हाल में जो कुरैशी साहब ने कहा कि क्रोनोलॉजी को अगर हम देखते हैं और उस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो ये सिर्फ अदालतों फ़ौजी अदालतों का मामला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं सुन रहा था मुल्क के एक मारूफ जो है वो अपना एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जनाब तलत हुसैन साहब, उसने जो इस सारी चीज़ को उसका जो नोशन और उसका जो नैरेटिव था इस सारी चीज़ के ऊपर कि ज़मान पार्क और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर, पहले तो ये हम देख रहे थे ना जब ये 3 रुकनी बेंच काम कर रहा था उस वक्त काफ़ी जगहों पे लिखा गया लाहौरी ग्रुप लाहौरी ये वगैरह लिखा गया, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि ज़मान पार्क और उसके लायलिस्ट जो 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर रह रहे हैं उसमें एतजाज़ हसन और अपना सरदार लतीफ़ खोसा और साबिक चीफ जस्टिस साहब को उस दायरे में ला के वही कह रहे हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाहौरी ग्रुप एक्टिव है। अब तो ये नैरेटिव आ रहा है, हम खुले आम यूट्यूब पे पड़ा हुआ है हमारी सुप्रीम कोर्ट के और इस फैसला साजी के मामले के बारे में। आप सुनाए कि जब इंसाफ के अदारों के बारे में इस तरह की राय ओपनली आना शुरू हो जाए तो फिर उस इंसाफ को क्रेडिबिलिटी जो कुरैशी साहब कह रहे थे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? जी सर। देखिए कुरैशी साहब जो है उनकी जो ओपिनियन है बड़ी मुदल्लल है, बड़ी वाइज है। तो अगर कोई एंकर पर्सन जो है वो नहीं एहतराम करता दारों का और इस किस्म की ओपिनियन देता है कि लाहौरी बेंच जो है मुनीब अख्तर साहब जो है वो लाहौर के नहीं हैं और इस तरह बाकी बेंच में जो लोग हैं आप उनको देखें, खुद काजी फायज ईसा जो है वो उठ के चले गए, रिक्यूज कर गए, उनका है प्रेरोगेटिव है, बलूचिस्तान से तल्लक है और इस तरह से सरदार तारक मसूद जो हैं वो पिंडीवाल हैं। तो ये मतलब इस किस्म के कमेंट्स देने के ये लाहौरी करेंगे तो इस किस्म की तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बॉडी के बारे में ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। मैं एक और बात करूं राजा साहब कि एतजाज हसन हमारे आपके मुश्तरका दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं, 30-40 साल पुराने। इसी तरह एतजाज हसन हमारे दोस्त हैं जो जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है, बाद में आए हैं अपना चीफ जस्टिस साबिक जो हैं तो मैं ख्वाजा साहब। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एतजाज साहब ने कभी अली वजीर को तो जेल में महसूस नहीं किया कि अली वजीर को 2-2 साल उठा के, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरह रिलीफ दिए जिस तरह जो है यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों जब एक पार्टी के सरबराह को उठाया गया उसके 24 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुए तो सब तलब कर लिया, पुलिस को जो है एक रेस्ट हाउस ले लिया और वहाँ पे अपने मेहमान के तौर पे ठहरा दिया। तो अवाम का जो एक
इंसाफ के तवक्कुआत हैं वो इस तरह हो जाती हैं कि अली वजीर जो है गुज़िश्ता हुकूमत में पौने 2-2 साल जो है जमानत नहीं मिलती थी, और इसी तरह दीगर सियासी रहनुमाओं को जमानत नहीं मिलती थी। लेकिन आज जब ये तहरीक अदम एतमाद के आईनी इक़दाम के बाद की चेंज है, उसमें जुडिशरी का रोल डिफरेंट नजर आता है। आप नहीं इतने सीनियर, आप कानूनदान हैं, आपको इसमें फर्क नहीं आता। आज भी अली वजीर अंदर हैं, तो क्या मैं कल अली वजीर के ऊपर जाऊं तो वो इस तरह जो है 9 रुकनी बेंच बना देंगे जनाब बंदयाल साहब? तो ये यहाँ पे तो देखिए 2 माह बंदयाल कोर्ट का सिलसिला चला है, इतना सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को डैमेज किया गया, ग्रोहबंदी को इतना ज्यादा उछाला गया कि आप एक पॉलिटिकल जो है ना पॉलिटिकली ब्रैकेट हो गए। दूसरी तरफ मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो हैं वो उसकी बेनिफिट लेना चाहती हैं, और आपको पता है कि मैं तो खुद लाडला 1 और लाडला 2 को मानता नहीं हूँ। फयाज साहब मुझे मेरे नुक्ता नजर को मानते हैं, आपने मियां नवाज शरीफ का कहा, मैं नहीं मानता, मैं उनको लाडला नंबर 1 कहता हूँ। उसके बाद जो आया वो लाडला नंबर 2 है। लेकिन क्या हम लाडला नंबर 1 और लाडला नंबर 2 की गेमें करते रहेंगे? माजी क्या है सुप्रीम कोर्ट का? आज तक मार्शल्लाओं को वेट करते रहे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जो है वो जुडिशल मर्डर करते रहे, और जो है डिक्टेटर मुशर्रफ को जो है अमेंडमेंट का इख्तियार मांगे बगैर देते रहे। तो इतना ग्लोरीफाइड कोई पास तो नहीं है। लेकिन जो ये आज रवायात और आइन साजी लिखी जा रही, दूसरा मैं आपसे डिसएग्री भी करूंगा कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, उन्होंने मौजूदा बेंच को भी जो है वो कहा है कि ये खिलाफे कानून है, और इसको भी वो तस्लीम करने से तो वो खिलाफे कानून बेंच की तश्कील से उठ कर गए हैं। इस पे फैसला दे लेते कि नहीं ये कानून के मुताबिक है। तो कहने का मकसद है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि वो खिलाफे कानून बेंच है, बल्कि उन्होंने कहा जितने भी बेंच बनेंगे वो खिलाफे कानून बनेंगे, तो क्या ये और उसे आपने जुलाई तक जो है स्टे दे दिया है, जो कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी का मामला भी है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ले आए, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट ले आए, तो फिर मैं इस पे क्या तबसरा करूंगा कि आप दोस्तियों की बात देखिए। मुझे ये मालूम है कि मुझे एतजाज साहब भेजते रहे हैं वीडियोस कि जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं हुकूमतों के बारे में कमेंट करते थे कि फेल हो गई सिंध हुकूमत, फेल हो गई, तो उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वीडियोज हैं मेरे पास, खुद भेजी भी एतजाज हसन की। लेकिन आज जो है मुझे समझ में नहीं आ रही चौधरी एतजाज साहब। कुरैशी साहब, मेरे ख्याल में हमने एज अ जर्नलिस्ट अपने व्यूज शेयर कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि अब राजा साहब को तफसील से एक बात करने का मौका दिया जाए। जी राजा साहब, आप हमारे एतराज़ात, हमारे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो आपने सुन लिए। अब हम चाहते हैं कि आप एज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के आप इस सारी चीज पर रोशनी डालें। आप मुझे सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। सवाल यही है, सवाल ही मैंने किया है कि अली वजीर और गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर 2-2 साल लोग जेलों में रहे, उनको रिलीफ नहीं दिया जो अदालतों का काम है रिलीफ देना। तो फिर जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों का मसला है और जो है ये प्ली लेके आज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक दिन में ही बेंच बन जाता है, और 2 अगर एतराज करते हैं जो रिक्यूज नहीं मैं मानता, तो उसी दिन 1:30 बजे दोबारा जो है हियरिंग शुरू हो जाती है। जी राजा साहब, के सिलेक्टिव जस्टिस के दायरे में आ रहा है, सिलेक्टिव जस्टिस के दायरे में। तो ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है ना इस हद तक खराब है, जो पिटीशंस पेंडिंग होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा भी हुआ कि बंदा हैंग हो गया तो पिटीशन का फैसला नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ उम्र कैद अपनी पूरी करके बंदा घर चला गया तो बाद में वो केस लगा। ये बातें हमारे जुडिशल सिस्टम में हैं और इसको जरूरत है कि ये इसको ठीक किया जाए। और जिस तरह आपने कहा कि आम आदमी तक भी इंसाफ की उसको रसाई जो है आम आदमी को भी होनी चाहिए। यानी मैं बल्कि वो जो आप कह रहे हैं लाडले वाली बात, मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म का रिलीफ बाकी लोगों को भी मिले कि उसको कहा जाए कि इसको
آپ رکھیں ادھر کہیں ریسٹ ہاؤس میں, تاکہ یہ پراپر کورٹس میں جو ہے اپنے ریلیف کے لیے جا سکے. تو یہ باقی لوگوں کو بھی بالکل ملنا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک کے لیے قانون کچھ ہے دوسرے کے لیے کچھ ہے. آئین یہ کہتا ہے سب قانون کی نظر میں برابر ہیں. یہ بات درست ہے. بڑی مہربانی راجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. قریشی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد راجہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا. قریشی صاحب ہم وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے. ناظرین وٹھو تا وقفو واپس اچھی پروگرام کرتے ہو.